हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलआईएस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी पास भी 8 डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर लगी रोक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस मामले में एनसीटीई को मोहलत देते हुए 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। याची पक्ष का तर्क है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें B.एड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। यूपी टेट के प्रमाण पत्र न होने जारी याचिका में कहा गया है कि जब नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया गया तो B.एड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के पात्र ही नहीं रहे, लिहाजा यूपी टेट 2021 पास करने वाले B.एड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र न जारी किए जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। 23 जनवरी को आयोजित हुई थी परीक्षा। बता दें कि अब तक 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट 8 अप्रैल को घोषित किया गया था। यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक बनने के लिए यूपी टेट पास होना अनिवार्य है। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। एक सरकारी सूत्र ने बिजनेस टुडे टीवी को ये जानकारी दी है। सूत्र के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी एक मुश्त की बजाय सिलसिलेवार करने की तैयारी है। इसमें भी पेट्रोल के मुकाबले डीजल के दाम ज्यादा बढ़ सकते हैं। डीजल की कीमत में 3.4 रुपए और पेट्रोल में 2.3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। तेल विपणन कंपनियों के लिए डीजल के लिए राजस्व हानि पेट्रोल की तुलना में अधिक है। ओएमसी को डीजल पर 25-30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 9-10 रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बीते 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 14 बार बढ़ोतरी की गई। पिछले 40 दिनों में ईंधन में कोई और बढ़ोतरी प्रभावित नहीं हुई है। अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः 105.41 रुपए प्रति लीटर और 96.67 रुपए प्रति लीटर दिल्ली में पंप की कीमतों के अनुसार पर स्थिर है। भारत अपने तेल का 80% आयात करता है, जिसमें से अधिकांश खाड़ी देशों से आता है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा लगाई गई याचिका पर फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में एमपी में निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय 2022 में ओबीसी आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के प्रदेश में चुनाव करवाए जाएं और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकीलों की टीम से मुलाकात की और देर शाम संशोधन याचिका पेश की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसके लिए शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और पुनर्विचार आवेदन में 2022 की परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने 35% स्थान आरक्षित करने की अनुशंसा सरकार से की है। वही राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के बजाय 4 सप्ताह में चुनाव की सूचना जारी करने का आदेश दिया जाए। आयोग का दावा है कि प्रदेश में 48% मतदाता ओबीसी है, इसलिए इस वर्ग को 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अगर अपने दायित्वों को समय रहते हुए पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम मध्य प्रदेश की जनता नहीं भोगेगी। ओबीसी वर्ग को भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार प्रदेश सरकार और निर्वाचन आयोग को देना होगा। भारतीय संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार न प्रदेश सरकार को है न निर्वाचन आयोग। याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर आवेदन के दौरान यह बात कही।
रांची जिला अंतर्गत राहे प्रखंड क्षेत्र की राहे पंचायत के पुरनानगर निवासी रिक्शा चालक कृष्णा पातर मुंडा जीत हासिल कर मुखिया बने। कृष्ण पातर मुंडा पिछले 10 साल से रोजाना बस से रांची आकर रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वह लगातार तीसरी बार मुखिया पद के लिए चुनाव लड़े, इस बार जीत हासिल किया। बता दें कि गरीबी के कारण मुखिया चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हर बार के चुनाव में समर्थक ग्रामीण ही चंदा कर उनका हौसला बढ़ाते रहे। ग्रामीण कृष्णा को पूर्व से ही मुखिया कहकर बुलाते थे। कृष्णा के परिवार में पत्नी व 4 बेटियां हैं। कृष्णा के पास साइकिल तक नहीं है। जीत के बाद उत्साहित कृष्णा ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि गरीबों का काम नहीं करते हैं, लेकिन वह गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। गरीबों ने ही उन्हें चुना है। अब चुनाव जीत गए हैं तो हर वर्ग के लोगों के लिए काम करेंगे। कृष्णा के पास मोबाइल नहीं था। चुनाव में उतरे तो समर्थकों ने ही उन्हें मोबाइल खरीद कर दिया। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतगणना में सिमडेगा जिले का पाकरटांड प्रखंड हॉट सीट रहा। जिला परिषद सदस्य के लिए इस प्रखंड में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की पत्नी जोशीमा खाखा विजयी हुई। जोशीमा ने पूर्व मंत्री एनोस एका की बेटी आइरीन एका और पूर्व मंत्री स्वर्गीय नील तिर्की के पुत्र विशाल तिर्की को पराजित किया। इसके अलावा केरसई से प्रेमा बाड़ा, कुरडेग से सोनी कुमार पैंकरा और बोलबा से अनीता सोरेन विजयी हुई है। इधर सिमडेगा विधायक की पत्नी जोशीमा खाया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आइरीन एका को 920 वोट से पराजित कर पाकरटांड से जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचित हुई। जोशीमा खाखा को 7053, आइरीन एका को 6133, वासुदेव तिर्की को 1398 तथा विशाल तिर्की को 1393 वोट मिले। वहीं बोलबा प्रखंड से अनीता सोरेन निर्वाचित घोषित की गई। बोलबा प्रखंड में अनीता सोरेन को 5630, पुष्पा तिर्की को 5201 तथा जोरम खलखो को 2029 वोट मिले। केरसई प्रखंड से प्रेमा बाड़ा ने जिला परिषद चुनाव में जीत दर्ज की। प्रेमा बाड़ा लगभग 659 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुभद्रा प्रधान को पराजित किया। केरसई प्रखंड में प्रेमा बाड़ा को 5088, सुभद्रा प्रधान को 4429, रेशमी को 1535 तथा रीता मीज को 2539 वोट मिले। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण की काउंटिंग मंगलवार को हुई। गुमला के रायडीह, भरनो एवं सिसई के जिला परिषद सदस्यों का मतगणना देर रात तक चला। 8:30 बजे रात तक रायडीह प्रखंड के रश्मि मिज, सिसई उत्तरी भाग से विजय लक्ष्मी व भरनो उत्तरी भाग से जैना उरांव आगे चल रहे। नंदी भी बता रहे मंदिर की दिशा। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा, मस्जिद में बदला नाम, तो संस्कृत वाला ही रह गया। जानिए इतिहास क्या कहता है। वाराणसी 11 घंटे पहले धरती पर कहीं भी मस्जिद का नाम संस्कृत में नहीं है। तब संस्कृत नाम ज्ञानवापी को मस्जिद कैसे मान सकते हैं। यह मंदिर है और इसके ऐतिहासिक तथ्य उन किताबों में भी हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांता अपनी कट्टरता और बहादुरी दिखाने के लिए खुद दर्ज भी कराते थे। 1194 से प्रयास करते करते आखिरकार 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया और हर प्रयास, हर आक्रमण और मुस्लिम आक्रांताओं की हर कथित उपलब्धि इतिहास की किताबों में दर्ज है। यहाँ तक कि मसीरे आलमगीरी में औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार साकिब मुस्तई खान ने आंखों देखी लिखी है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना, इस्लाम की विजय पताका फहरा दी। हिंदुओं का प्रसिद्ध धर्म स्थल काशी मुस्लिम आक्रांताओं के हमेशा निशाने पर रहा। 1194 में मोहम्मद गोरी ने मंदिर को तोड़ा भी था, लेकिन फिर काशी वालों ने खुद ही उसका जीर्णोद्धार कर लिया। फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया। करीब 150 साल बाद 1585 में राजा टोडरमल ने अकबर के समय उसे दोबारा बनवा दिया। 1632 में शाहजहां ने भी मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण वे असफल रहा। उसकी सेना ने काशी के अन्य 63 मंदिरों को जरूर तहस नहस कर दिया। औरंगजेब ने 8 से 9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को काशी का मंदिर तोड़ने भेजा। सितंबर 1669 को अबुल हसन ने औरंगजेब को पत्र लिखा, मंदिर को तोड़ दिया गया है और उस पर मस्जिद बना दी गई है। काशी का नाम औरंगाबाद भी रखा गया था। औरंगजेब ने काशी का नाम औरंगाबाद भी कर दिया था। कथित ज्ञानवापी मस्जिद उसी के समय की देन है। मंदिर को जल्दी जल्दी में तोड़ने के क्रम में उसी के गुंबद को मस्जिद के गुंबद जैसा बना दिया गया। नंदी वहीं रह गए।
शिव के अर्घ्य और शिवलिंग भी आक्रांता नहीं तोड़ सके। 1752 में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने मंदिर मुक्ति का प्रयास किया, लेकिन हल नहीं निकला। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने प्रयास किया तो उनकी लड़ाई को दंगे का नाम दे दिया गया। मस्जिद है तो दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र क्यों? इसके अलावा दो और चीजें स्थापित तथ्य हैं। जैसे पहला ये कि नंदी महाराज का मुख किसी भी शिवालय में शिवलिंग की ओर रहता है। दूसरा ये कि मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं और मस्जिदों पर चित्रकारी करना जायज नहीं है। अब देखिए कि नंदी महाराज का मुंह उसी ओर है जिस ओर अभी यह कथित ज्ञानवापी मस्जिद है। इस कथित मस्जिद पर श्रृंगार गौरी, हनुमान जी समेत तमाम देवी देवताओं के चित्र हैं। इसके तहखाने में अब भी कई शिवलिंग हैं जिन्हें आक्रांता तोड़ नहीं सके। रंग रोगन से कई अवशेष मिटाए गए, लेकिन वे उभर सकते हैं। कुरान में स्पष्ट हैं ये बातें। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि विवादित स्थल या जहां मूर्ति पूजा हो वहां नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मुसलमान सिर्फ जिद में आकर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थान पर कब्जा करने के लिए नमाज पढ़कर अपने ही धर्म का अपमान कर रहे। विश्वनाथ मंदिर के पश्चिम में श्रृंगार मंडप है, यही ढांचे के पश्चिम में है। देवस्य दक्षिणे भाग्य तत्र वापी शुभोद का काशी खंड 97-120। इसका मतलब वापी के उत्तर दिशा में भगवान विश्वेश्वर विराजमान है। वर्तमान तथ्य भूगोल के अनुसार इस स्थान पर ही अभी मस्जिद है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व में ज्ञान मंडप, पश्चिम में श्रृंगार मंडप, उत्तर में ऐश्वर्य मंडप और दक्षिण में मुक्ति मंडप। शिव रहस्य वर्तमान तथ्य श्रृंगार मंडप के पास श्रृंगार गौरी थी, जो वर्तमान में भी ढांचे के पश्चिम द्वार पर दिखाई दे।